चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, बैलेंस बॉन्ड थियरी तक हमने पढ़ लिया है। अभी इसमें टॉपिक रह गया द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये टॉपिक अभी रह गया है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले पढ़ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसको पढ़कर तब हम लोग इस पे आएंगे वापस और बेंट रूल को पढ़ेंगे। तो अब अगला टॉपिक है आपका वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से हमें क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होती है, ये इस थियरी की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उसका जो मॉलिक्यूल से उसका शेप क्या होगा, उसकी आकृति कैसी होगी। अगर एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल को अगर हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो उसके जो जितने भी एटम उससे जुड़े हुए हैं, जो भी बॉन्ड्स बनाते हैं अगल बगल, उनका किस डायरेक्शन में कौन सा बॉन्ड होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, वो कैसे दिखते होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की सहायता से ही जान पाते हैं। जिसमें इस थ्योरी को सबसे पहले देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है, इस थ्योरी को दिया था किसने? सिडविक और पॉवेल ने 1940 में। सिडविक और पॉवेल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था 1940 में, और इस थ्योरी को फिर आगे डेवलप किया था, आगे बढ़ाया था जिलेस्पी एंड नायलॉन ने। तो जिलेस्पी और नायलॉन ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। ठीक, अब ये थ्योरी क्यों है, कैसे है, इस थ्योरी को सिडविक और पॉवेल ने दिया था 1940 में। बाद में इसको जिलेस्पी और नेलॉम ने 1957 में और डेवलप किया। तो इस थियरी की सहायता से हम क्या जान पाते हैं? देखिए, ये जो थियरी है, ये थियरी हमें बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें ज्योमेट्री निकालना है या शेप निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप अगर हमें जानना है, तो यह थियरी, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी जान पाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब वो हमारे मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? वो हमारे हमारे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयंस हो सकते हैं, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो क्या हो, आयनिक फॉर्म में हो। ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मोहर सॉल्ट हो गया ना, इस तरह के मॉलिक्यूल्स, या कोई भी आप ले लीजिए कि 4 Fe6 है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। उनके भी ज्योमेट्री के बारे में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से जानकारी प्राप्त करते हैं। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे पी ब्लॉक में जैसे हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, हेलोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन है, सल्फर, ये सब जिनकी इनसे बने हुए जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, इनका अगर ज्योमेट्री शेप भी अगर हमें प्राप्त करना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? वेस्पर थ्योरी की सहायता से निकाल सकते हैं। और हम साथ ही साथ इनकी ज्योमेट्री जब निकाल पाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर सकें, तो हम साथ ही साथ क्या जान पाते हैं? उस मॉलिक्यूल का एंगल, कोवेलेंट्स बॉन्ड जो है, उनमें बॉन्ड के बीच में क्या एंगल बन रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा। ये सब भी जानकारी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के हिसाब से जान सकते हैं। अब यह थ्योरी काम कैसे करती है? यह थ्योरी काम करती है, जो किसी भी मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि एक सेंट्रल एटम होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक कोई एक मॉलिक्यूल ले लें, जैसे मेथेन ले लें, मेथेन CH4 इसका फॉर्मूला होता है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, तो इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम। एक कार्बन एटम है और क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम। अब ये इस कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन एटम है, तो ये जो कार्बन एटम है, ये क्या कहलाता है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, ये क्या कहलाता है? सेंट्रल एटम। और ये जो बागल वाले हैं, ये सब साइड एटम कहलाते हैं। तो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जितने भी साइड एटम हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो ये इस सेंट्रल एटम के आसपास चारों तरफ होते हैं। ठीक, सेंट्रल एटम के चारों तरफ होते हैं। और हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ है, जैसे
एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है बच्चों, वो चलती है फोर्स ऑफ रिपल्सन पे। कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन पे। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता कैसे है, देखिए हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। अगर ये बॉन्ड एक दूसरे के करीब आएंगे किसी भी तरीके से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। उसी तरह से ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उसी तरह ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उसी तरह ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2O। H2O में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, और इनके पास 2 लोन पेयर भी होते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जिसको लोन पेयर बोलते हैं, ये बचा हुआ है। और यहाँ पे बॉन्ड है, इस बॉन्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षण कर सकते हैं। ये दोनों आपस में भी प्रतिकर्षण कर सकते हैं, और यहाँ पे भी प्रतिकर्षण हो सकता है, हर जगह प्रतिकर्षण होगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पे जो पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, चाहे बॉन्ड में चाहे लोन पेयर के रूप में, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो ये थियरी कैसे काम करती है, ये थियरी जो अकाउंट है, ये दिस थियरी अकाउंट फॉर द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी यह थियरी काम करती है किस पे, सेंट्रल एटम के अराउंड में, सेंट्रल एटम के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लोन पेयर के रूप में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, ये उसी पे काम करती है। कैसे काम करती है, इससे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जैसे देखिए, जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी कैसे काम करती है, या इसके क्या रूल्स हैं, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस थ्योरी के अनुसार जो पहला पोस्टुलेट है, क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूलर आयन में, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूलर आयन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा है, कोई भी मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हुआ है, उसमें जो एटम आपस में जुड़े हैं, ओवरलैपिंग किए हैं, तो ओवरलैपिंग करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनाए हैं, उस मॉलिक्यूल में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वे उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण ही किसी भी मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, बनता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ऑन द सेंट्रल एटम पे उपस्थित किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी मॉलिक्यूलर आयन में, उसके ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। जैसे देखो बच्चों, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम है ए, ठीक, एक सेंट्रल एटम है ए। अब सपोज करो इससे एक बॉन्ड बना के बी जुड़ा है, इसी से एक बॉन्ड बना के बी जुड़ा है। अब बताइए ये कैसे रहेंगे, यानी ए और बी, ए के साइड में जो बी है वो कैसे हो सकते हैं, क्या ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, ठीक, ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। अगर इनकी इस, जैसे ये सेंट्रल एटम हमारा है, सपोज करिए इसके बाह्य कोश, ये बाह्य कोश में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस सेंट्रल एटम के आसपास अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ यही है, जो है यही है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कब तक लगेगा, तब तक लगेगा जब तक ये लगना बंद ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों
दूर भागेंगे दूर भागेंगे दूर भागेंगे, दूर भाग कर सीधा होंगे, सीधा होके अगर उल्टा होने लगे दूसरे डायरेक्शन में, यानी इस तरफ होने लगे, ऐसे होने लगे, अगर ऐसे होने लगेंगे तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होगा, दूसरे साइड से अब लगने लगेगा, अब इस साइड से लगने लगेगा, इस साइड से लगने लगेगा, तो ये फिर नीचे की तरफ आएंगे, जो फिर नीचे की तरफ आएंगे तो इस डायरेक्शन में आके रुक जाएंगे, इस डायरेक्शन में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम होगा इस मॉलिक्यूल में। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बहुत ज्यादा लगेगा, फिर से ये सीधा हो जाएंगे इस तरह से, ठीक। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अब देखा जाए बी, ए और बी एक ही लाइन में है, अगर एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे सीधी लाइन, अगर एक खींचें, एक सीधी लाइन खींचें तो देखें तो एक ही लाइन में है, जो एक ही लाइन में होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक ही लाइन वाला, या अंग्रेजी में इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीनियर, और हिंदी में बोलते हैं रेखीय, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर या रेखीय, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर, ठीक। तो ये कैसे पता चला कि अब आपसे पूछ, अब इस मॉलिक्यूल में ए बी जो मॉलिक्यूल है बी टू टाइप, ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल है, इसका शेप क्या होगा, लीनियर होगा, अगर इसमें और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तब। कब, क्यों लीनियर होगा, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो लगने वाला रिपल्सन है, इसको खींच के कहाँ ले जाता है, सीधा, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 का शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। आगे है और इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम मे बी ओनली बॉन्डिंग पेयर और बोथ बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन पेयर, यहाँ लूज पेयर लिखा गया है, ये लोन पेयर होगा, इसको सही कर लीजिएगा, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम के अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं वो बॉन्डिंग पेयर के भी हो सकते हैं और लोन पेयर के भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, बॉन्डिंग पेयर के भी हो सकते हैं और लोन पेयर के भी हो सकते हैं। बोथ बॉन्डिंग पेयर ऑफ द बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए वैलेंस शेल ऑक्युपाई द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों कि एक ऑक्सीजन एटम होता है, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है इसमें भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कुल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, बचे हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कहलाएंगे, लोन पेयर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच ही रिपल्सन लगता है, ऐसा नहीं है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी रिपल्सन लगता है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी रिपल्सन लगता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉनों में भी रिपल्सन लगता है, और लोन पेयर का खुद एक दूसरे से क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। यानी इस सेंट्रल मेटल के अगल बगल जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर जहां पे भी होगा वो आपस में एक दूसरे में क्या करेंगे, सब एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे। लोन पेयर पे भी लगाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पे भी लगाएगा, लोन पेयर दूसरे बॉन्ड पे भी लगाएगा, ये लोन पेयर इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, ये बॉन्ड भी एक दूसरे पे क्या करेंगे, रिपल्सन लगाएंगे, सब एक दूसरे पर रिपल्सन लगाते हैं, ठीक। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट आगे है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड लाइक सिंगल बॉन्ड। देखिए जब हम शेप का निर्धारण करते हैं, ज्योमेट्री का निर्धारण करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाते हैं। जैसे CO2 मॉलिक्यूल में देखिए डबल बॉन्ड है, CO2 मॉलिक्यूल में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब हम ज्योमेट्री का निर्धारण करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं या ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, तो जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह मान के चलते हैं कि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। लेकिन अगर हम रिपल्सन की बात करें, जैसे ये है, या हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लें जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो ना, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया जाए, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इस तरह से सिंगल, या BeCl2 ले लीजिए आप, BeCl2 ले लीजिए, BeCl2 में देखिए बेरिलियम Cl, अब ये, और यहाँ पे क्या है, CO2, अब ये CO2, इस CO2 में देखिए हम देखें तो ये भी एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है, लेकिन इसमें और इसमें रिपल्सन की बात की जाए तो यहाँ जो रिपल्सन है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है, तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखा जाए
तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने हो गए? 4 पेयर। कितने पेयर हो गए? 4। और यहाँ पे कितने हैं भाई? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने हैं? 2 पेयर। और यहाँ कितने हैं? 4 पेयर। तो भाई 4 पेयर है तो उसमें तो रिपल्सन ज्यादा होगा। उसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको भी हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन हम उसमें रिपल्सन की अगर बात करें तो उसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले में। ठीक, यानी हम क्या देख रहे हैं कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड लाइक सिंगल बॉन्ड। हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह देखते हैं। ए डबल बॉन्ड काउज मोर रिपल्सन देन ए सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड काउज मोर रिपल्सन देन ए डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है डबल बॉन्ड की तुलना में, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें सबसे रिपल्सन किसमें ज्यादा हो, किसकी तुलना में? सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों? हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ पेयर क्या हो रहे हैं? संख्या क्या हो रही है ट्रिपल बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम संख्या देखें तो कितने हो जाएंगे? 2। एक ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर, एक ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर, कुल 6 पेयर हो जाएंगे। और जब डबल बॉन्ड बन रहा था तो उसमें 4 पेयर हो रहे थे, इस वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है। क्या? तो उसका क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने डबल बॉन्ड ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन ए सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्युपाई करेगा, और डबल बॉन्ड की तुलना में ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्युपाई करेगा। तो जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसमें उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। यानी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये गलती से हो गया है बच्चों, इसको आप ट्रिपल बना लेना। ठीक है, इसको ट्रिपल बॉन्ड लिख लीजिएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, गलती से सिंगल बॉन्ड हो गया है, ह्यूमन एरर है। तो ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, अच्छा तीनों में सिंगल बॉन्ड है, सही है। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल। अगर मान लीजिए कि ऐसा सेंट्रल एटम है, ऐसा सेंट्रल एटम कोई है, ऐसा सपोज करिए ऐसा कोई सेंट्रल एटम है जहाँ पे एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, ऐसे समझे। ठीक, और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक तरफ डबल बॉन्ड हो और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो और दूसरी तरफ भी क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल ट्रिपल, सिंगल डबल, सिंगल सिंगल, तो सही है। तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर रिपल्सन की बात करें तो यहाँ रिपल्सन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उससे कम कहाँ होगा? यहाँ होगा। और सबसे कम कहाँ होगा बच्चों? इसमें होगा। यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड में रिपल्सन सबसे कम, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और उससे भी ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे है ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। देखिए, ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन इज डिटरमाइंड ओनली बाय द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, सेंट्रल एटम के अबाउट जो भी बॉन्ड बन रहे हैं, हम जानते हैं सेंट्रल एटम के अबाउट जो साइड एटम होते हैं वो 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो जो ज्योमेट्री सॉरी, ज्योमेट्री या शेप का जो निर्धारण होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा होता है, पाई बॉन्ड के द्वारा नहीं होता। क्या बोल रहा है कि द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन इज डिटरमाइंड ओनली बाय द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम होते हैं बच्चों, वो हम जानते हैं कि साइड एटम के साथ जो सेंट्रल एटम होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। लेकिन अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पे डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता। इसके पीछे कारण है। जैसे देखिए, सपोज करिए, मतलब इस पहले तो इस समझिए कि इस कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि H2O, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, अब इस H2O मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का निर्धारण कैसे होगा? तो इस H2O मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का निर्धारण होगा, इसमें उपस्थित ये सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और इस पे क्या है? 2 लोन पेयर उपस्थित है। तो इन दोनों लोन पेयर और इस दोनों सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति के कारण या इन दोनों की वजह से ही इसका स्ट्रक्चर या शेप जो भी है डिटरमाइन किया जाएगा। अगर हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिखे जिसमें डबल बॉन्ड हो, जैसे CO2 को लिख रहे थे, CO2 में डबल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा है और एक पाई है। तो अगर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, अगर हम देखें तो कहें, अगर हम इसको इस तरह भी लिखें तब भी इसका शेप क्या होगा या इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। और इसको भी देखिए तब भी क्या होगा? ज्योमेट्री इसका लीनियर। जिस डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड चलता है उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड से हमें ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। आगे क्या बोल रहा है? देखिए, आगे कह रहा है कि ये वही बात, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर।
जो सेंट्रल एटम के अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे दो रूपों में पाए जाएंगे, बॉन्ड पेयर के रूप में या लोन पेयर के रूप में, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिबिट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रिपल्सन। जो जितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उतने प्रकार का क्या लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे। जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के रूप में है, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा किस रूप में है, लोन पेयर के रूप में है, तो वो रिपल्सन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में है तो रिपल्सन कम होता है। यानी अगर हमारे सेंट्रल एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन अगर लोन पेयर के रूप में है तो वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगाएंगे। अगर सेंट्रल एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारा बॉन्ड पेयर के रूप में है तो वो रिपल्सन क्या करते हैं, कम लगाते हैं। तो इसका हम एक ट्रेंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर लोन पेयर है, मान लीजिए अगर हमारे सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर हैं, तो दोनों लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन, जैसे H2 मॉलिक्यूल में यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए ये और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे भी रिपल्सन लगा रहे हैं। ये इस पे भी रिपल्सन लगा रहा होगा, ये इस पे भी रिपल्सन लगा रहा होगा। तो कौन सा रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो लगने वाला रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो लगने वाला रिपल्सन होता है वो फिर सबसे कम किसका होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन। तो लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन सबसे ज़्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर। ठीक, यानी हम H2 मॉलिक्यूल में देखें तो इस H2 मॉलिक्यूल में हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में कितने प्रकार का रिपल्सन लग रहा है, हम बोल सकते हैं H2 मॉलिक्यूल में 3 प्रकार का रिपल्सन लग रहा है। 3 प्रकार का रिपल्सन, एक लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में लग रहा है जो सबसे ज़्यादा होगा, फिर एक लोन पेयर और बॉन्ड के बीच में लग रहा है जो सेकंड नंबर पे आएगा, और थर्ड नंबर पे बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में भी लग रहा है वो थर्ड नंबर पे आएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, in the presence of lone pair of electrons, double and triple bond that cause the deviation of bond angle from the idealized bond angle, because the lone pair of the electrons occupy more space than bonding electrons, and the double and triple bonds occupy more space than single bonds because they are bulkier and shorter। देखो बच्चों क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि it is the presence of lone pair of electrons, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर अगर उपस्थित है तो यह डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट कॉज द डेविएशन फ्रॉम द बॉन्ड एंगल फ्रॉम, अगर जैसे देखिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर उपस्थित नहीं है, सपोज करिए लोन पेयर उपस्थित नहीं है, जैसे हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, जैसे मेथेन ले लेते हैं। अब मेथेन में तो कोई लोन पेयर नहीं होता। अगर हम इसको देखें तो मेथेन में एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ा और एक हाइड्रोजन को इधर, इसका चतुष्फल की संरचना होती है। अभी आप लोग सीख जाएंगे कैसे संरचना निकालना है। तो जब ये चीज उपस्थित है, यानी कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ये जो बॉन्ड एंगल होता है। अगर यहीं पर जैसे हम H2 मॉलिक्यूल ले लें, H2 मॉलिक्यूल ले लें तो यह बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घटकर 107 डिग्री के आसपास आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, और यह लोन पेयर जब इस पे रिपल्सन लगाता है, यह लोन पेयर इधर से रिपल्सन लगाता है, ये जो बॉन्ड होते हैं लोन पेयर और बॉन्ड, चूंकि पढ़ चुके हैं पिछले पीपीटी में, देखा हमने कि जो बॉन्ड लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में लगने वाला रिपल्सन से ज्यादा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन। तो यहाँ पे क्या है कि लोन पेयर के बीच में तो लग ही रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लग रहा है। तो कौन सा रिपल्सन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से ये ज्यादा झुक जाएगा, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम है। तो ये क्या करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे की तरफ हो जाएगा तब इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो जो 109 डिग्री यानी बॉन्ड के बीच में जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा था दो बॉन्डों के बीच में, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कितना आ जाएगा, लगभग 107 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो 107 डिग्री यानी घट जाता है, 2 डिग्री घट जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण। तो यही ये कहना चाह रहा है कि जो आइडियल स्टेट है, 1 2 3 4 चार दिशाओं में 4 जुड़े हुए हैं, तो ये आइडियल स्टेट कहलाता है। यहाँ पे भी 4 दिशाओं में 4 है, 1 2 3 4, लेकिन ये अब इनका बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो आइडियल स्टेट ये है, और ये इससे डिफॉर्म होके थोड़ा सा डेविएट हो गए। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर उपस्थित है तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं, आइडियल शेप से अपने हटकर डेविएट हो जाते हैं। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखिए बच्चों, आगे कह रहा है द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रुप। द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे बॉन्ड पेयर के भी हो सकते हैं, लोन पेयर के भी हो सकते हैं। अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसी सेंट्रल एटम के अबाउट, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का निर्धारण करते हैं। अब एंड द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और जो इलेक्ट्रिकल, अब एक लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, यानी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की, इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे में प्रतिकर्षण लगाकर एक डायरेक्शन बनाते हैं, एक डायरेक्शन में जुड़ते हैं, और सबको अगर एक साथ देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है सबकी बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का निर्धारण कैसे होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाले रिपल्सन के कारण। ये देखिए, ये आपके हो सकता है आपको वीडियो में क्लियर ना हो, अगर नहीं भी होगा तो आपके पीपीटी में दिया गया है, और ये सब जो भी वीडियो चल रहा है ये ऐप पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आर समराइज इन टेबल। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को समराइज, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, जैसे ये देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा है BeCl2। BeCl2 मॉलिक्यूल है। BeCl2 मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं या लोन पेयर के रूप में लेते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं, लोन पेयर के रूप में कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं होता तो BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा निकल के आता है, सीधा सीधा एक लाइन में, एक लीनियर। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में होते हैं और एक लीनियर निकल के आता है, लीनियर होता है, और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp। हाइब्रिडेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और सीखेंगे हाइब्रिडेशन क्या होता है। उसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल देखिए BF2। एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल है BF2। इस BF2 मॉलिक्यूल में तीन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तीन होते हैं, जिसमें से तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं होता। अब सोचो बच्चों कि तीन है BF2, यहाँ BF2 नहीं BF3 होना चाहिए था बच्चों, बना लीजिएगा, BF2 नहीं BF3 रहेगा। अब BF3 में क्या होगा, अब सोचिए कि एक बोरान है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो अब तीन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो तीन को हम तीन डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं जिनके बीच में लगने वाला बॉन्ड एंगल क्या हो, 120 डिग्री हो। 120 डिग्री पे तीनों रहेंगे तीन दिशाओं में, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। इस तरह देख लीजिएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर तीन है जिसमें बॉन्ड पेयर अगर दो है, अगर एक लोन पेयर है तो एंगुलर आता है SO2 या H2O। उसी तरह से अगर चार हैं बॉन्ड पेयर, चार बॉन्ड पेयर तीन हो, एक लोन, अगर इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके चार हो और बॉन्ड पेयर चार हो, कोई लोन पेयर नहीं, तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 या dsp2 आता है। उसका टेट्राहेड्रल और dsp2 का स्क्वायर प्लेनर आता है, उसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जैसे मेथेन। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर चार हो और तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो sp3 या dsp2 आता है, इसको पिरामिडल बोलते हैं, जैसे अमोनिया हो गया। तो ये चार्ट देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसमें सारे दिए गए हैं। आगे चलते हैं, देखो व्हाट इज द वेस्प नंबर। वेस्प नंबर क्या होता है, जो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी को हम वेस्प नंबर के नाम से भी जानते हैं। यानी दो तीन, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं। जैसे इसमें देखिए दो और एक है, तो दो और एक मिलकर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बना रहे हैं, तीन, तो वेस्प नंबर तीन, तो उसी को वेस्प नंबर बोला जाता है। जो वेस्प नंबर होता है, ये वेस्प नंबर हमें किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को निर्धारण करने में, उसका हाइब्रिडेशन निकालने में हेल्प करता है। जैसे अगर किसी भी मॉलिक्यूल का वेस्प नंबर 2 आ रहा है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उसका शेप कैसा होगा, लीनियर। किसी मॉलिक्यूल का वेस्प नंबर 3 आ रहा है तो वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। किसी मॉलिक्यूल का 4 आ रहा है तो उसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। किसी मॉलिक्यूल का 5 हो रहा है तो वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, आगे की पीपीटी में आपको मिल जाएगा। देखिए 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये देखिए ये है लीनियर। अगर मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट है या दो वेस्ट नंबर है, अगर ये सेंट्रल एटम है हमारा, ये सेंट्रल एटम है और ये हमारे साइड एटम है, इस तरह से जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। इस तरह से अगर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंट। ठीक, अगर तीन कोऑर्डिनेट है इस तरह से तीनों दिशाओं में है तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये देखिए टी की तरह, अगर इसको घुमा के नीचे की तरफ देखे तो कहीं ना कहीं टी की तरफ दिख रहा है, अगर इस तरह की आकृति बने तो उसे टी शेप बोलते हैं। इस तरह से बने तो उसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। ठीक, पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा, एक गोन इधर हो जाए, एक ये हमारा है
ये हमारा सेंट्रल एटम है, इससे ये किधर हो जाए, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से एक इधर आ जाए, एक पीछे की तरफ चला जाए, पीछे की तरफ, और एक इधर आ जाए। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पिरामिड है, पिरामिड की तरह है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर हमारा चार आ रहे हैं तो ये टेट्राहेड्रल है, चार दिशाओं में। ये डिस्फेनॉइडल है, इसको हम सीसा भी बोलते हैं, शीशा। ये स्क्वायर प्लेनर है, इसको काटेंगे तो सारे के साथ कट जाएंगे। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। ये हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब तीन तीन दिशाओं में होंगे और एक ऊपर और एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। स्क्वायर बेस्ड या स्क्वायर पिरामिडल है। पेंटागोनल प्लेनर, एट कोऑर्डिनेट स्क्वायर। तो इतना सारा आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई द वेस्पर थ्योरी। हम वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करते कैसे करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम करना चाहिए हमको उस मॉलिक्यूल का लेवाइस स्ट्रक्चर निकालना चाहिए। हम उस मॉलिक्यूल का लेवाइस स्ट्रक्चर बना लें, डॉट वाला मॉडल, डॉट मॉडल बना ले। उसके बाद दूसरा दूसरा काम करते हैं, हम काउंट करते हैं उसके, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो भी है। हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के आसपास डॉट बिंदु सूत्र बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके अगल बगल कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने सिंगल बॉन्ड हैं या कितने लोन पेयर हैं। जब ये इसका निर्धारण कर लेते हैं तब हम काउंट करते हैं कि उसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं या लोन पेयर हैं। तो जितने बॉन्ड पेयर या लोन पेयर होते हैं उसको काउंट कर लेते हैं। और काउंट करने के बाद जिस मॉलिक्यूल में केवल जो वेस्पर थियरी होती है, उस वेस्पर थियरी के अनुसार से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उसमें देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उसमें दो केस बनेंगे। एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी होगा, ठीक है। तो टू कैटेगरीज में हम बांटेंगे, जिसमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर होंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी होंगे। तो हम दो कैटेगरी मॉलिक्यूल्स को बांट लेंगे। इसके बाद हम मॉलिक्यूल्स के शेप को निर्धारण करना शुरू करेंगे। जैसे एक आग बना के मैं दिखा देता हूं। जैसे देखिए, हाँ जैसे यहाँ देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे इसमें से कोई मॉलिक्यूल है, जैसे NH3 है। अब NH3 का क्या होगा, तो NH3 मॉलिक्यूल का की अगर हमें बात करनी है तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से इसका शेप या ज्योमेट्री क्या होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे। हम देखें तो नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो चला गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2। 2 यानी एक लोन पेयर बचा है। 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी वो क्या बचा है, एक लोन पेयर। देखिए नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा यानी क्या बचा है, एक लोन पेयर बचा है। तो हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे, एक लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड, सॉरी 3 बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है तो क्या बनाएंगे, 3 बॉन्ड। एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड, कुल कितने हुए भी, 4। यानी इसका कुल कितने हो गए, 4। इस 4 क्या हुए, 4 हो गए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसका 4 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसका 4 होता है, इस 4 में से अगर 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो उसका जो शेप आता है वो कैसा आता है, पिरामिडल। इस 4 में से 3 बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है, तो जिसका शेप आएगा पिरामिडल होगा, ठीक। तो इसको हम इस तरह से देखें, जैसे ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनाने हैं तो हम पहले तो 4 बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इसको चारों को बना लेते हैं। जैसे देखिए हमने नाइट्रोजन को लिखा, नाइट्रोजन लिखने के बाद इसके हिसाब से 4 बनाते हैं। 4 4 दिशाओं में, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी। चतुष्फलकी कैसा होता है बच्चों, देखो ये है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये है हमारा चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। एक ऊपर की तरफ, एक उस साइड, एक नीचे की तरफ, एक इधर की तरफ, चारों 4 दिशाओं में, ठीक। एक ऊपर की तरफ, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक पीछे की तरफ। ये हमने 4 बनाया। बस एक मिनट। अब इस 4 में हमारा क्या है, एक लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर को हमने
एक जगह हाइड्रोजन सेट किया, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, और एक जगह क्या सेट कर दिया, लोन पेयर। ठीक, तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री है वो आपकी हो गई ज्योमेट्री ड्यू टू, अब यहाँ रिपल्सन के कारण जो ज्योमेट्री होती है इसी को हम शेप भी बोलते हैं। रिपल्सन के कारण जो ज्योमेट्री लिखते हैं उसको बोलते हैं शेप, और बिना रिपल्सन का अगर हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो है आपका टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका रिपल्सन के कारण जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखें तो ये क्या बन रहा है, ट्राइगोनल, एक गोन इस साइड बन रहा है, एक गोन इधर बन रहा है, और एक गोन इधर बन रहा है, एक पिरामिड की तरह बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका जो शेप आएगा, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, या पिरामिडल भी बोल देते हैं। ट्राइगोनल पिरामिडल, तीन गोन वाला है, तीन गोन है तो इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हैं, या पिरामिडल भी बोल सकते हैं। अगर ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो लोन पेयर और बॉन्ड सबको एक साथ देखा जाता है, और शेप की बात की जाती है या ज्योमेट्री ड्यू टू रिपल्सन की बात की जाती है। अगर बात की जा रही है कि ज्योमेट्री ड्यू टू रिपल्सन या शेप, तब आप क्या लिखेंगे, सिर्फ बॉन्ड की बात करेंगे, लोन पेयर को छोड़ देंगे। अगर टोटल ज्योमेट्री की बात की जा रही है तो सबकी बात करेंगे, तो सबके साथ वो टेट्राहेड्रल है, और केवल बॉन्ड के साथ वो क्या है, पिरामिडल है। इसी हिसाब से हम H2O की भी बात कर लेंगे। H2O में देखिए, H2O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6। 6 में से 2 चला गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 2 चला गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो कुल कितने हो गए, 2 बॉन्ड अब प्लस 2 लोन पेयर, तो कुल कितने हो जाएंगे, 4। 4 यानी 4 दिशाओं में 4। अब हमने लिखा ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन लिखा तो देखो 1 2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एक ऑक्सीजन, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 दिशाओं में 4 लगा दिया। अब इसमें 4 में से 2 तो वो बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो 2 तो लोन पेयर हो जाएंगे, और 2 क्या हो जाएंगे। तो अगर देखें, इसको छिपा ले, इसको छिपा ले तो किस तरह दिख रहा है, वी शेप या बेंट। ठीक, और इसके साथ वो क्या दिख रहा है, टेट्राहेड्रल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4, 4 में से 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 4 में से 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ये 4 में से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो उसका जो हाइब्रिडेशन आएगा sp3 आएगा, जो उसका शेप आएगा बेंट या वी शेप। जिसका शेप आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेंट शेप आ रहा है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, 107 डिग्री के आसपास आता है। ठीक, इस तरह से हम निकालेंगे। अब ये बेंड क्या होता है, बेंड की ज्योमेट्री कैसी होती है, बेंड की ज्योमेट्री देखिए, इसमें कहीं होगा, ये है बेंड का शेप, ये है। ठीक, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसी हिसाब से सारा हम निकाल लेंगे। तो इस हम लोग पढ़ रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को समझा। अभी तक हम लोगों ने जो भी बातें की हैं, ये हमारा सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का, जो जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं उस यूनिट का ये सिलेबस है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें वेस्पर थियरी भी पढ़ लिया था। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करनी है, जैसे H2 मॉलिक्यूल, NH3 PCl5 SF6 I3 ClF3 एंड SF4 एंड H3O+, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग वेस्पर थियरी के अनुसार इस सारे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, शेप जो भी है सब डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल NH3, इसको जानने से पहले हम फिर से एक बार VSPR थ्योरी को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे वेस्पर थ्योरी क्या है, तो वेस्पर थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हमारा है, तो उस मॉलिक्यूल में जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो सेंट्रल एटम है तो उस सेंट्रल एटम के अ, ठीक, अरे हमारा मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम है, जैसे ये सपोज करिए हमारे पास Ab2 मॉलिक्यूल है, तो इस Ab2 मॉलिक्यूल में इसका शेप कैसा होगा, तो ये शेप डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे किस रूप में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे होते हैं 2 रूपों में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे होते हैं कितने रूपों में होते हैं, 2 रूपों में। एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। एक होता है लोन पेयर और एक होता है bond pair। तो हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखते हुए कि लोन पेयर है कि नहीं, बॉन्ड पेयर है कि नहीं, तो दोनों को देखते हुए हम लोग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। अगर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, दोनों, क्योंकि हम जानते हैं वेस्पर थियरी के अनुसार लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा उसके बाद आता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर,
उसके बाद बॉन्ड पेयर उस सबसे कम रिपल्सन लगता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो हम सबको ध्यान में देते हुए किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर उपस्थित है कि नहीं, बॉन्ड पेयर उपस्थित है कि नहीं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होंगे उन इलेक्ट्रॉन पेयर के अनुसार हम लोग रिपल्सन को देखते हुए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम एक मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं, उस मॉलिक्यूल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा मॉलिक्यूल है NH3। अब NH3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो भी पीपीटी में लिखा हुआ है इसमें NH3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका बॉन्ड एंगल क्या है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के समझते हुए चलते हैं। जैसे देखिए NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल में जो हमारा NH3 मॉलिक्यूल में हमारा जो सेंट्रल एटम है, NH3 मॉलिक्यूल में हमारा सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन कार्य करेगा हाइड्रोजन को जोड़ने का। तो हम नाइट्रोजन, ये NH3 में सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के हिसाब से सारा काम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p, ठीक है, 2p3, 1s2 2s2 2p3, ये हमारा कौन सा है, वैलेंस। अब किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में वैलेंस सेल ही क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसी भी सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम देखें तो यहाँ हमारा वैलेंस सेल क्या है, 2s2 2p3। अब 2s है हमारा, ये जो वैलेंस सेल है वो कौन से सेल का है, कौन से, इसमें सेकेंड आवर्त का है, सेकेंड पीरियड का। तो इसमें दो ही उपकोष होंगे, s और p। अब देखा जाए तो 2s2 और 2p3 को हम इस तरह से अगर देखें, इस तरह से ड्रॉ करें ऑर्बिटल के रूप में, तो हम ऐसे देख सकते हैं। और 2s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2p3 यानी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। अब 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। एक हाइड्रोजन इस वाले ऑर्बिटल में, एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल में, एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल में करके 3 बॉन्ड बना लेंगे। तो अब यहाँ पे कुल इन्वॉल्व कितने ऑर्बिटल है वैलेंस सेल के, कुल इन्वॉल्व ऑर्बिटल है एक यस और 3 पी, एक यस और 3 पी, एक यस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 पी। तो जो यस ऑर्बिटल है वो किस रूप में है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से भरे पड़े हैं, पेयर्ड हैं। और जो हमारा पी ऑर्बिटल था उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था एक एक, हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें भर दिया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें भर दिया तो अब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, एक यस और 3 पी, तो क्या हो जाएगा, sp3। इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3। और sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, sp3 का स्ट्रक्चर, एक यस है 3 पी है, तो एक यस और 3 पी, sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल देखिए बच्चों, हम एक सेंटर ले लें नाइट्रोजन, ठीक, एक नाइट्रोजन को सेंटर मान लें, तो हमारा टेट्राहेड्रल कैसे होगा, एक ऊपर की तरफ और एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। एक कहाँ जाएगा, एबव द प्लेन, और एक कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया है हमारे 4 ऑर्बिटल। इन चारों ऑर्बिटल में, ये जो हमारे 4 ऑर्बिटल हैं, इन चारों ऑर्बिटल में एक क्या है, लोन पेयर। तो एक जगह हमने क्या फिक्स कर दिया, लोन पेयर को। 3 क्या है, 3 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 3 को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बन गया। अब देखा जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर आया, इनका स्ट्रक्चर आया वो कितना है, क्या है, तो स्ट्रक्चर तो हमारा है टेट्राहेड्रल। हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर हमारा है टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल भी बोल सकते हैं इसको, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और इसकी जो शेप है, शेप देखो बच्चों, जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर वाला और बॉन्ड वाला सबको काउंट करते हैं। जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होता है। sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया तो sp3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो जो हमारा NH3 अमोनिया है, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या होगा, जब हम शेप की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं तो उसमें जो लोन पेयर वाला होता है उसको काउंट नहीं करते। शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर वाला काउंट नहीं करते। हम जान गए हैं कि लोन पेयर एक उपस्थित हो गया, तो लोन पेयर की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो बॉन्ड और ये जो बॉन्ड बना है, हम जानते हैं इस बॉन्ड में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी इसमें डबल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी डबल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी डबल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड के रूप में इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ बॉन्ड के रूप में, और यहाँ पे बॉन्ड के रूप में। तो वीएसपीआर थ्योरी के अनुसार बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है। एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होता है। अगर ये नहीं होता, अगर ये लोन पेयर नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड होते 109 डिग्री 28 मिनट पर। कितने होते, 109 डिग्री 28 मिनट पर। लेकिन यहाँ पे क्या उपस्थित हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या उपस्थित है, एक लोन पेयर है। जब एक लोन पेयर उपस्थित है तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन करेगा, इसको थोड़ा सा नीचे दबाने की कोशिश करेगा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे भी रिपल्सन करेगा, थोड़ा नीचे दबाने की कोशिश करेगा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे भी रिपल्सन करेगा, थोड़ा सा नीचे दबाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है, ये तीनों थोड़ा सा झुककर नीचे की तरफ आएंगे। तो इनका जो रेगुलर एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, देखिए यहाँ दिया गया है 109 डिग्री 28 मिनट। इनका जो रेगुलर एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, वह रेगुलर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगा, बल्कि रिड्यूस हो जाएगा। इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा। अब कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वो कितना चला जाएगा, 109 डिग्री से 106 डिग्री के आसपास। कितना हो जाएगा, 106 डिग्री 40-45 मिनट के आसपास आ जाएगा। 106 डिग्री 45 मिनट के आसपास आ जाता है। तो समझ में आ रहा है। तो इनका शेप क्या हो गया, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो क्या बच रहा है, तीन है, एक ऐसे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो कैसा शेप बनेगा, पिरामिडल। क्या होगा, पिरामिडल। इसको हम बोलते हैं पिरामिड या पिरामिडल। ठीक है, यानी इसका शेप कैसा आएगा निकल के, पिरामिडल। देखिए हमने क्या सीखा, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक, अब इसमें देखिए हम लोग क्या, NH3 में एक नाइट्रोजन एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, इसमें ऑर्बिटल जो शेयर्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इसमें एक लोन पेयर भी होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट से घट के कहाँ चला जाता है, 106 मिनट, 106 डिग्री 45 मिनट। और रिपल्सन किसके बीच में क्यों घट जाता है, ये घट जाता है इस वजह से क्योंकि ये लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होता जाएगा, रिपल्सन थोड़ा कम होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होगा। ठीक, अब देखिए तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया है, तो sp3 की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन इसका जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब डिस्टर्ब हो गया, जो रेगुलर शेप था उससे, रेगुलर ज्योमेट्री थी उससे वो डिस्टर्ब होकर कहाँ चला गया, पिरामिडल में। तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक बच्चों, चलिए इसका 3D डायग्राम ये देखिए, ये है इसका 3D डायग्राम। ये हमारा क्या है, लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर, ठीक, और जब ये लोन पेयर को हटा दें तो ये हमारा शेप आ रहा है पिरामिड की तरह। एक हमारा नाइट्रोजन एटम होगा, इस नाइट्रोजन एटम के एक इधर, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, तीनों नीचे की तरफ झुके होंगे, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 106 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो अमोनिया का हम लोगों ने क्या सीखा, अमोनिया का NH3 का, NH3 का हम लोगों ने सीखा, NH3 का हम लोगों ने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया का है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसका स्ट्रक्चर क्या है, या स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक, और इसकी जो शेप है, शेप क्या है, पिरामिडल। आप लोगों ने जब पढ़ाई की होगी छोटी क्लासों में तो आप पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी के नाम पर इसका जो शेप होता है उसे क्या कहते हैं, पिरामिडल। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को समझते हैं। जैसे देखिए अगला मॉलिक्यूल हमारा है H3O+। H3O+ समझने से पहले हम समझ लेते हैं H2O को। H2O समझ लेते हैं फिर H3O+ पे आते हैं। देखिए H2O, अब H2O मॉलिक्यूल में क्या है, H2O मॉलिक्यूल में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4। कितना होता है, 2p4।
1:2:2p4। हमें वैलेंस सेल से मतलब है तो हम वैलेंस सेल को कंसीडर करते हैं, वैलेंस सेल को कंसीडर करेंगे तो हमारा 2:2p4 आ रहा है। तो 2:2 का अगर हम डायग्राम बनाएं तो 2:2 ये और 2p4, 2p4 1 2 3 हुंड रूल को फॉलो करते हुए लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, अब इसका ग्राउंड स्टेट कह लीजिए या एक्साइटेड स्टेट कह लीजिए, यही एक स्टेट है, क्योंकि हम एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को इसको दे के एनर्जी को कहीं इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं कर सकते कहीं भी, ठीक है। तो इसी स्टेट पे हम काम करेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है, H2O में कितना बॉन्ड बना है, H2O ने 2 बॉन्ड बनाया है। H2O में जो ऑक्सीजन एटम हमारा सेंट्रल एटम है उसमें कितना बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बना है। तो 2 बॉन्ड कैसे बना हो, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ शेयर किए होंगे इलेक्ट्रॉन को और बॉन्ड बनाए होंगे। तो यहाँ हो गया, ठीक, और एक यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, तो कुल कितने वैलेंस सेल हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुल कितने वैलेंस सेल यूज हो रहे हैं। तो वैलेंस सेल हमारा एक यस और 3 पी, कितने यूज हो रहे हैं, एक यस और 3 पी। जब एक यस और 3 पी वैलेंस सेल यूज हो रहे हैं तो इसका संकरण क्या आ जाएगा, एक यस और 3 पी क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। इसका जो संकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3। तो H2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है उसका संकरण कितना होता है, sp3, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्टिसिपेट किया है, ये वाला, ये लोन पेयर कंटेन कर रहा है, पहले से ही शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो है इसमें भी पहले से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों में क्या हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा है, बॉन्ड पेयर के रूप में। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर के रूप में। और यहाँ पे जो दोनों है इलेक्ट्रॉन पेयर किस रूप में है, लोन पेयर के रूप में। sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, sp3 का अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। यानी अगर हम यहाँ ऑक्सीजन एटम देखें तो ऑक्सीजन एटम में एक ऐसे, एक ऐसे, एक एबव द प्लेन, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारा ऑक्सीजन एटम हो गया ऐसे, एक हमारा चला गया बिलो द प्लेन और एक कहाँ चला जाएगा, एबव द प्लेन। प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर का मतलब ऊपर की तरफ, प्लेन के नीचे मतलब नीचे की तरफ। दो प्लेन पे ही, एक और ऐसे उसी प्लेन पे। अब देखिए, अब हमको क्या करना है इसमें, ये हमारा हो गया sp3। sp3 का हमने बना लिया स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 क्या है, लोन पेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लोन पेयर फिट करना पड़ेगा। तो 2 लोन पेयर को फिट कर देते हैं, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, कहीं भी कहीं भी कहीं भी फिट कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो यहाँ फिट कर सकते हैं। एक लोन पेयर को यहाँ रख दिया। अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब सोचिए कि हमारे पास 4 हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक इधर है, एक ऊपर की तरफ है। यहाँ पे हमने लोन पेयर फिट कर दिया, यहाँ पे लोन पेयर फिट कर दिया, तो एक बॉन्ड ये बचा और एक बॉन्ड ये बचा। तो ये कैसा दिख रहा है, एक भी की तरह दिख रहा है, एक इधर और एक इधर, कैसा दिख रहा है, भी की तरह। तो इसका जो शेप होगा, इसका जो शेप होगा वो क्या आ जाएगा, शेप, इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, वी, वी शेप। इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, वी शेप। अंग्रेजी के वर्णमाला जो होती है वी, वी की तरह दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, वी शेप। या मुड़ा हुआ है तो इसको हम दूसरा नाम, एक बेंड नाम भी दे सकते हैं। इसको कौन सा नाम दे देते हैं, बेंड, बेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेंड भी बोल देते हैं और वी शेप भी बोल देते हैं। यानी H2O मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो कितना होगा, वी शेप होगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, संकरण sp3। और sp3 संकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। तो H2O मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना होता है, टेट्राहेड्रल। और जो इसकी शेप होती है वो क्या होती है, वी शेप। अब बात आती है बॉन्ड एंगल की, कि बॉन्ड एंगल कितने हैं। देखो बच्चों, जब हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल मतलब बिना लोन पेयर के, जैसे सपोज करो, सपोज करें अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे कोई एक एटम ए है, कोई एक एटम ए है, इधर एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक इधर बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक बिलो द प्लेन गया है और एक एबव द प्लेन गया है। इसमें अगर कोई लोन पेयर नहीं है, अगर यहाँ पे एक एटम बी जुड़ा है, यहाँ पे भी एक एटम बी जुड़ा है, यहाँ पे भी एक एटम बी जुड़ा है और यहाँ पे भी एक एटम बी जुड़ा है,
इसमें कोई लोन पेयर ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, कुछ ना हो, तो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे दो लोन पेयर उपस्थित हो गए हैं। हमने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी में पढ़ा है कि लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। उससे कम किसका होता है बच्चों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। उससे कम किसका होता है बच्चों? सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को बहुत तेजी से दूर भगाने की कोशिश करेंगे, बहुत तेजी से रिपल्सन लगाएंगे, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने की वजह से ये जो दोनों बॉन्ड हैं बहुत दूर भागेंगे। बहुत दूर भागेंगे तो ये इधर की तरफ भागेंगे, तो इनका असर इन बॉन्ड्स पे भी पड़ेगा और ये बॉन्ड क्या होंगे? बहुत तेजी से और ज़्यादा सिकुड़ेंगे। जब और ज़्यादा सिकुड़ेंगे तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल था 106 डिग्री, उससे भी ये कम हो जाएगा और कितने पे आके रुक जाएगा? इनका जो बॉन्ड एंगल होता है कहाँ पे आके रुक जाता है? 104 डिग्री, 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास। 104.5, 104.5 डिग्री, या हम कहें 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास। ठीक है बच्चों? यानी हमारा अगर आपसे पूछा जाए कि H2 मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? वी शेप या बेंट। H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? टेट्राहेड्रल। H2 मॉलिक्यूल का संकरण क्या होता है, क्या बताएंगे? sp3। H2 मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्ड होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, वो क्या बताएंगे? 104 डिग्री 5 मिनट या 104.5 डिग्री। ठीक, ये देखिए इसका 3D डायग्राम है। ये है हमारा H2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम, और ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा है, और इनका 104 डिग्री 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ठीक है, और यहाँ लोन पेयर सहित है, ये लोन पेयर, एक लोन पेयर, और यहाँ पे 104 डिग्री 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो H2O मॉलिक्यूल का जो संकरण है वो क्या है? sp3 है। H2O मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। H2O मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या है? वी शेप या बेंट है। H2O मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 104 डिग्री 5 मिनट या 104.5 डिग्री। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, इसके पहले वाला एक रह गया था H3O प्लस। अब आते हैं H3O प्लस पे। H3O प्लस क्या है? H3O प्लस में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो जैसे H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, उस तरह H3O प्लस में 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है और 1 आयन भी है। तो अब देखो बच्चों, फिर से वैसे ही चलते हैं। हमारा क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब एक प्लस की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्लस की बात कर रहा है। प्लस की बात का मतलब कि अब ऑक्सीजन पर से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों? 7। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 7 होंगे तो ऐसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब इनका हम बनाते हैं, ये हमारे हो गए वैलेंस सेल। इनका हम डायग्राम अगर बनाएं तो ये हो गया हमारा डायग्राम 1s2 2p3। अब देखिए, अब क्या करें? अब अगर हम हाइड्रोजन एटम को इसके पास भेजें बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन एटम को इसके पास भेजें बॉन्ड बनाने के लिए, तब क्या होगा? यहाँ पे तो लोन पेयर ऐसे ही पड़े हुए हैं। 3 है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन एटम इसके पास आएंगे। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ। तीनों हाइड्रोजन एटम इन तीनों इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया। तो देखो बच्चों, जब ये तीनों हाइड्रोजन एटम इन तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं तो कितने क्या क्या बने? अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक है हमारा लोन पेयर, और बाकी जो 3 बन रहे हैं वो क्या है? बॉन्ड है। ये हमारा क्या है? लोन पेयर, और बाकी जो 3 है बॉन्ड पेयर के रूप में है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है 2 रूपों में, एक लोन पेयर के रूप में और 3 बॉन्ड पेयर के रूपों में है। तो बॉन्ड पेयर के रूपों में तो देखा जाए तो कितने वैलेंस सेल यूज हुए? ये दिख रहा है ना, आ रहा है। कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस सेल आए? तो
हमारा ऑर्बिटल कितने यूज हो रहे हैं, वैलेंस शेल एक यस यूज हो रहा है, 3 पी यूज हो रहा है, तो इनका संकरण क्या होगा बच्चों, इनका संकरण हो जाएगा sp3। फिर से संकरण क्या आ जाएगा, sp3। इनका फिर से संकरण क्या हो गया बच्चों, sp3। और हम जानते हैं sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, फिर से टेट्राहेड्रल, बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें पुट करना है एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर को पुट कर दिया और 3 बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ। तो ये हो गए हमारे, जिसमें जिसमें दो हाइड्रोजन आसानी से, दो दो हाइड्रोजन एटम आसानी से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और तीसरा एक आयन के रूप में बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, एक आयन के रूप में बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर उपस्थित होता है। तो अब इसके शेप की अगर हम बात करें, शेप कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों, स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलिए, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल। और इसके अगर हम शेप की बात करें तो शेप कैसा होगा, ये शेप कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये शेप कहाँ आया था, अमोनिया में। ऐसा शेप कहाँ आया था, अमोनिया में। देखिए, पिरामिडल जस्ट लाइक अमोनिया, NH3। ऐसा अमोनिया में आया था, एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड थे। तो एक लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड हो, तो ऐसे शेप को हम क्या नाम देते हैं, पिरामिडल। क्या नाम देते हैं, पिरामिडल। तो इसका जो शेप हो गया वो क्या हो गया बच्चों, पिरामिडल। यानी H3O+ का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। H3O+ का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। H3O+ का शेप क्या है, पिरामिडल। और इनका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल NH3 की तरह ही होगा। अब इसके 3D स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इसका 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन एटम है, और ये क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम। ये हमारा ऑक्सीजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है, उस पर ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। और इसका बॉन्ड एंगल 100 से 120 डिग्री के आसपास, लगभग अमोनिया के आसपास ही आ जाता है, 106 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, 106। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया H2O को। अब हम पढ़ेंगे अगला मॉलिक्यूल PCl5। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अगले मॉलिक्यूल PCl5 के बारे में। PCl5 नाइट्रोजन परिवार का है। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार का है। तो नाइट्रोजन परिवार के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। फास्फोरस के भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। अब हम फास्फोरस के अगर हम वैलेंस शेल को कंसीडर करें, तो हमारा फास्फोरस कौन से पीरियड में चला जाएगा, 3rd पीरियड में। तो इसके जो वैलेंस शेल होंगे, इस पर ध्यान देना है हमें, कहाँ चला जाएगा, 3rd पीरियड में। तो 3rd पीरियड में जाने का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल का आएगा, क्या आएगा, 3s2 और 3p3। क्या आएगा, 3s2 और 3p3। और आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है हम लोगों ने पहले, कभी आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें हम लोग पढ़ा है, पहले जो कोष होते हैं उसमें एक उपकोष होता है, एक सब सेल होता है। पहले सेल में एक, सेकंड वाले में 2 होते हैं, यस और पी। थर्ड वाले में यस, पी और डी तीनों होते हैं, 3s 3p और 3d। यानी यहाँ पे 3s2 लिखा है, 3p3 लिखा है, तो एक और होगा जो जरूरत नहीं होती इसलिए हम नहीं लिखते, लेकिन होगा, क्या होगा, 3d। क्या होगा, 3d। अब देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल 3s2 3p3 और 3d। 3d में कितने होते हैं, 5। देखिए बच्चों, 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p3 एक इलेक्ट्रॉन। 3d में कोई नहीं होता इसलिए वो खाली होता है, खाली होता है तो हम लिखते भी नहीं है। अब यहाँ हमें ज़रूरत है इसलिए हम लिख रहे हैं। हमें बनाना क्या है, PCl5। क्या बनाना है, PCl5। PCl5 में फास्फोरस ने कितने क्लोरीन को अपने साथ जोड़ा है, 5 क्लोरीन को। जब 5 क्लोरीन को जोड़ा है तो 5 बॉन्ड बनेगा। 5 बॉन्ड बनने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 5 बॉन्ड बनने के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों, 5। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो 3 है तो हमें 5 करने पड़ेंगे। 5 करने पड़ेंगे तो इस स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट। हम क्या करेंगे, उसकी थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। जब एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रमोशन। लो एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल। ठीक है,
तो हम कहाँ भेज देंगे इसको, हाई एनर्जी लेवल में। अब देखिए क्या हुआ, ये है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के, बाकी जैसे है वैसे लिख लेते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया ये, ठीक है, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल हो गए। अब ये है हमारा 3s2, 3s2 ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। हमने क्या किया, ग्राउंड स्टेट को एनर्जी देकर एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट किया, तो होगा क्या, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जाके हायर स्टेट में घुस जाएगा। अब इसमें तो भरे पड़े हैं तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, 3D में, 3D में चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा। जब 3D में चला गया तो यहाँ चला गया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, दिख रहा है 5, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब ये क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 5, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, पांचों जगह पर क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बना लेगा। एक बॉन्ड यहाँ बच जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब बताइए बच्चों, इसमें कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इसमें ऑर्बिटल यूज हुआ है एक यस का, 3p के और एक डी का। कौन कौन यूज हुआ है, एक यस का, 3p का और एक डी का। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3, एक यस, 3p और एक डी, तो sp3 और क्या हो जाएगा, d, sp3d। यानी हमारा जो PCl5 होता है इसका संकरण कितना आता है, PCl5 का जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp3d, sp3d। और sp3d का रेगुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp3d का जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल मतलब हम समझते हैं कहीं पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल को पहले, कि पेंटागोनल बाइ, देखिए यहाँ समझ लेते हैं खाली। पेंटागोनल बाइपिरामिडल मतलब हम क्या करते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाने के लिए पहले हम एक सेंट्रल एटम का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB5, क्या है, AB5, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सेंट्रल एटम हो गया हमारा, इस सेंट्रल एटम से एक प्लेन पर, दूसरा भी प्लेन पर और तीसरा भी प्लेन पर, यानी हमारा एक सेंट्रल एटम यहाँ पर है, इसी से एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे, कितने, 120 डिग्री पे। ये 120 डिग्री, ये भी कितना होगा, 120 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 120 डिग्री। 120 120 120 डिग्री पर तीन दिशाओं में हम क्या करते हैं, 3 बॉन्ड लगा देते हैं। 3 बॉन्ड 3 दिशाओं में होते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, ठीक है। ये तीनों कहाँ हैं, एक ही प्लेन पे है, मतलब एक ही प्लेन का मतलब अगर हम किसी चीज़ से इसको काटना शुरू करेंगे, चाकू से काटना शुरू करते हैं, ये बी और ये बी और ये ए, सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, चारों के चारों एटम क्या कट जाएंगे। अगर चारों एटम कट जा रहा है तो इसका मतलब एक ही प्लेन पे। उसके बाद इस तरह से हो गया, यहाँ हमारा ए है, इधर बी, इधर बी, इधर बी, ठीक। इसके बाद इसके ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक उस ए के नीचे की तरफ, यानी यहाँ से एक ऊपर की तरफ, यहाँ से एक ऊपर की तरफ ऐसे लगा देते हैं बी एटम, और एक ए के नीचे की तरफ, तो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक लगा देते हैं। ये हो गया हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कुछ इस तरीके का, ये ठीक है, ये हो गया, ये हमारा बी है, ये बी है, ये बी है, और एक ऊपर की तरफ बी और एक अंदर से आते हुए नीचे की तरफ भी। बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमने कितना देखा, इस बी और इस बी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना देखा, 120 डिग्री। इस बी और इस बी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये हो गया हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक। अब यहाँ आते हैं अपने मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। sp3 का क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हमारी 5 दिशाओं में 5 है, तो 5 दिशाओं में हमारे पास 5 क्लोरीन है। क्या कोई लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे सिर्फ एक ही एक रूप में है। कौन से रूप में, बॉन्ड पेयर के रूप में। सारे के सारे किसमें है, बॉन्ड पेयर के रूप में। तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर के रूप में है, तो 5 दिशाओं में लगा। हमने क्या किया, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, एक इधर एक इधर इधर लगा दिया 5 बॉन्ड। यहाँ पे हमारा 5 बॉन्ड लगा हुआ है, और कहाँ चला गया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। एक ऊपर की तरफ चला गया और एक नीचे की तरफ चला गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं, अगर हम एक को छिपा दें, किसी एक को छिपा दें, इसको छिपा दें, तो यहाँ से चलिए यहाँ देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों है, देखिए
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों है? जैसे हमारा ये एटम है ए, यहाँ से हमने जोड़ा बी, यहाँ हमने जोड़ा बी, और यहाँ हमने जोड़ दिया बी। ठीक, अब यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैसा दिखेगा ये? एक पिरामिड की तरह। एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने इधर खींचा और इधर खींचा, तो कैसा दिखेगा? पिरामिड की तरह। तो एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है और एक पिरामिड हमारा कहाँ से बन रहा है? नीचे से। यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है और यहाँ से भी बन रहा है। ठीक, एक ऊपर से पिरामिड बनेगा तो वैसे ही कहाँ से बन सकता है? नीचे से भी बनेगा। तो पिरामिड कितने कोण का बन रहा है, कितने बॉन्ड वाला बन रहा है? 1 2 और 3, 1 2 और 3 वाला। तो ट्राइगोनल पिरामिड दो बन रहे हैं तो बाई पिरामिड, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इनका बॉन्ड लेंथ है। जो हमारे प्लेन वाले होते हैं उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है 202 पीएम के पास, और जो एबव द प्लेन और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं उनका बॉन्ड लेंथ कितना है? 240 पीएम पिकोमीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा PCl 5। PCl 5 का अगर आपसे पूछा जाए, अब इसमें देखिए लोन पेयर है नहीं, इसमें क्या है? लोन पेयर है नहीं, सभी के सभी क्या है? बॉन्ड पेयर। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए या शेप की बात की जाए, सब क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। अगर इसमें लोन पेयर होता तब शेप डिस्टॉर्टेड होता, तब हम शेप को कुछ और कहते, लेकिन यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमारे क्या है? एक ही जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा और शेप होगा दोनों क्या होगा? एक ही होगा, और क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा? इनका बॉन्ड एंगल इसमें कितने पाए जाते हैं? इसमें बॉन्ड एंगल दो तरह के पाए जाते हैं, 120 डिग्री और 90। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इनके इनके बीच का वो कितना है? 120 डिग्री, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 90। ठीक, तो इनमें दो तरह के बॉन्ड एंगल पाए गए, 120 डिग्री और 90। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं। चलिए अगला मॉलिक्यूल हमारा है SF6। अगला मॉलिक्यूल कौन सा है? SF6, सल्फर। इसमें सेंट्रल एटम हमारा क्या है? सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर किस परिवार का है? सल्फर हमारा है ऑक्सीजन परिवार का। सल्फर हमारा किस परिवार का है? ऑक्सीजन परिवार का। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे? बैलेंस शेल का लिखते हैं, सिर्फ बैलेंस शेल का। 3s2 3p4। क्या लिखेंगे? 3s2 3p4। अब देखिए 3s है, 3p है, तो 3d भी तो होगा। 3s है, 3p है, तो क्या होगा? 3d भी होगा। ठीक, 3d भी होगा। अगर हम इसका पिक्चर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो क्या लिखेंगे? 3s2 3p4 और 3d। क्या हो जाएगा? 3d 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। 3s2 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं हुंड के नियम के अनुसार। हुंड के अनुसार इसको भी भरेंगे। 3 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। 3d हमारा क्या है? खाली है। हमें बनाना कितना है? SF6। SF6 का मतलब सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। सल्फर के साथ क्या जुड़े हुए हैं? 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी 6 बॉन्ड बना होगा। अगर देखें तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जो सल्फर एटम है उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है, 2 ही है। तो ये 6 कैसे होगा? हम क्या करेंगे? इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद इसको हम कहाँ भेजेंगे? एक्साइटेड स्टेट में। ये कौन सा स्टेट है हमारा? ग्राउंड स्टेट। इसको एनर्जी प्रोवाइड करा के हम कहाँ भेज देते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में भेज दें तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से भरे पड़े हैं, यहाँ पे सब में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को हम भेज दें यहाँ, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो कितने खाली हो गए? 1 2 3 4, 4 खाली हो गए। हमें जरूरत कितने हैं? कि 6 की। अब क्या करें? इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? इसमें भेज देंगे। इसमें से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, तो कितने हो गए अब? 6। 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और 6 की ही तो हमें जरूरत है। जब 6 की ही हमें जरूरत है तो 1 फ्लोरीन एटम यहाँ, 1 फ्लोरीन एटम यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ और 1 यहाँ। 6 फ्लोरीन एटम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से क्या करेंगे?
साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी करने के बाद क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब बताइए बच्चों, इसमें कितने ऑर्बिटल वैलेंस शेल के इन्वॉल्व हुए हैं? देखा जाए तो इसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, एक यस का, 3p का और 2d का। एक यस का, 3p का और 2d का। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा बच्चों? इसका संकरण हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा? sp3d2। एक यस, 3p और 2d, तो sp3d2। अब sp3d2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो sp3d2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। छह छह है, छह दिशाओं में, छह है छह दिशाओं में। तो छह छह दिशाओं में कैसे लगा सकते हैं हम? कोई एक, देखिए, छह को हम छह दिशाओं में कैसे लगाएं? और छह को हम छह दिशाओं में लगाना चाहें तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास AB6 टाइप मॉलिक्यूल है, AB6 टाइप मॉलिक्यूल है। तो ये है हमारा ए मॉलिक्यूल। अब इससे हमें छह जोड़ना है, तो छह कैसे जोड़ें? एक को इधर भेज दें, एक को इधर भेज दें, एक को इधर भेज दें और एक को इधर भेज दें। सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना कर देंगे? 90 डिग्री। हाँ, सबके बीच का बॉन्ड एंगल, जैसे एक यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर। एक क्या बना दिया? स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे ऐसे समझिए, हमने क्या बना लिया? पहले एक स्क्वायर बना लिया। हमने क्या बना लिया? एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा स्क्वायर बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर के सेंटर में हमने क्या डाला? सेंट्रल एटम को। अब इसके जो कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर को क्या किया? इससे मिला दिया, मिला दिया। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सबके सब 90 डिग्री पे हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या होगा? 90 डिग्री। सबके सब 90 डिग्री पे। अब क्या करें? एक इससे बाहर की ओर, एक इससे बाहर की ओर और एक उससे पीछे की ओर, अंदर की ओर। एक इससे बाहर की ओर ऐसे जैसे पेन रखा हुआ है, और एक वैसा ही ठीक उल्टा पीछे की ओर। तो उसको हम बनाए कैसे? तो उसको हम यहाँ ऐसे बना ले, एक और एक अंदर की ओर। ठीक है, एक एटम हमारा यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब बताइए, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा? वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर देखें तो ये बॉन्ड हमारा ऐसे है, ये बॉन्ड हमारा ऐसे है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। यानी यहाँ यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 अंश। यानी देखा जाए तो इसमें सबके सब बॉन्ड एंगल कितने आ रहे हैं? 90 अंश। तो इसको यहाँ और यहाँ बना लिया, और इन बीच के बीच का भी बॉन्ड एंगल कितना है? 90 अंश। इनके और इनके बीच का भी बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों? 90 अंश। यानी AB6 टाइप में क्या बन रहा है? देखा जाए तो AB6 टाइप में इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, या हम इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं। एक स्क्वायर बन रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो यहां से एक पिरामिड बना दे। तो पिरामिड कितने बॉन्ड का? 4 बॉन्ड का। तो स्क्वायर पिरामिड ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिड। या इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। और क्या बोल सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 90 अंश। चलिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर बाइपिरामिडल के नाम से भी जान सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल के नाम से भी जान सकते हैं। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे सब में क्या बना है? सिर्फ जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस रूप में है? बॉन्ड पेयर के रूप में। तो इनका जो शेप होगा और स्ट्रक्चर होगा वो दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। जहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं होता, अरे सॉरी, जहाँ पे लोन पेयर नहीं होता वहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। जब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है तो रेगुलर शेप बनेगा, उसका रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी, और उस ज्योमेट्री का नाम जो होगा वही शेप का भी नाम होगा। तो इसका अगर हम ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं तो इसका जो शेप होगा वो भी ऑक्टाहेड्रल, और जो स्ट्रक्चर है वो भी ऑक्टाहेड्रल। या स्क्वायर बाइपिरामिडल तो वो भी क्या है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, और इसका जो शेप होगा वो भी क्या होगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। इसका संकरण क्या होगा? sp3d2 निकाल लिया है हमने। इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 अंश। सबका बॉन्ड एंगल क्या है? ये देखिए 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सल्फर है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक ऊपर एक नीचे, और इनके बीच का जो सब बॉन्ड एंगल वो कितना है बच्चों? 90 अंश। ठीक, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 अंश। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक,
और इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन बहुत कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें, अगला मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में है SF4। SF4, ठीक है, SF4, SF4। चलिए, ये हमारा देखिए बच्चों SF4 मॉलिक्यूल है। अब SF4 मॉलिक्यूल का कैसे होगा स्ट्रक्चर, क्या होगा इसका संकरण, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसका शेप क्या होगा, इस सब के बारे में बात करते हैं। चलिए, हम जानते हैं SF4 सल्फर, सल्फर 16 है, क्या हो जाएगा 3s2 3p4 3d0। अब इसका अगर हम ऑर्बिटल बनाएं तो 3p4, ये हो गया हमारा 3d0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कितने बॉन्ड की जरूरत है हमें, 4 बॉन्ड की। 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं सल्फर से, सल्फर से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं 4। जब सल्फर से 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो हमें 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। जब 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत है तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने हैं 2। जब 2 हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे, ये हमारा कौन सा स्टेट हो जाएगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। हमने एनर्जी प्रोवाइड करा, एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद जो हमारे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी में चला जाएगा, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, और डी में आ जाएंगे, एक डी में चला जाएगा। जब डी में चला जाएगा तो 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन एटम यहाँ, एक फ्लोरीन एटम यहाँ, एक फ्लोरीन एटम यहाँ और एक फ्लोरीन एटम यहाँ, क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे एक एक बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साझा से जब एक एक बॉन्ड बन गया तो बच्चे बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल यूज हुए। इसमें ऑर्बिटल आपके यूज हुआ एक यस लोन पेयर के रूप में, बाकी 4 बॉन्ड पेयर के रूप में, जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है एक लोन पेयर के रूप में और 4 बॉन्ड पेयर के रूप में यूज हो रहे हैं। तो इसमें ऑर्बिटल कितने यूज हुए, एक यस 3p और एक डी, तो इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d, एक यस 3p और एक डी, sp3d आ जाएगा। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता था, 5 से हमारा बनता था, 5 से हमारा बनता था कुछ इस तरीके का। मान लीजिए अगर हमारे पास मॉलिक्यूल AB5 टाइप के हैं, मॉलिक्यूल हमारे AB5 टाइप के हैं, तो हमारा क्या बनेगा, एक A है, एक इधर एक इधर, 3 हो गए, AB AB AB, ठीक, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे, एक भी यहाँ हो जाएगा, एक भी यहाँ। तो इसका क्या नाम होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम होगा बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखें तो यहाँ पे एक लोन पेयर फिट करना है और 4 बॉन्ड। तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इसमें जब लोन पेयर फिट करने लगते हैं तो लोन पेयर हमेशा पहले जो 3 वाले बॉन्ड होते हैं, यानी एक प्लेन में जो बॉन्ड होते हैं वहां फिट किया जाता है, ऊपर फिट नहीं किया जाता। ऊपर में रिपल्सन ज्यादा होता है और साइड में रिपल्सन कम होता है, इसलिए हमेशा लोन पेयर वहां फिट करना चाहिए जहां पे लगने वाला रिपल्सन क्या हो, जितना हो सके कम रहे। तो हम लोग कहाँ फिट करते हैं, साइड में, यानी हम लोन पेयर पहले कहाँ फिट करेंगे, इन तीनों बी में से कहीं एक पे। यानी इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, जब एक लोन पेयर है तो हम क्या करेंगे, एक लोन पेयर को फिट कर देंगे। जब एक लोन पेयर को फिट कर देंगे तो बाकी बचे कितने, 4, 2 साइड में, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस आकृति का जो नाम है, इस आकृति का जो नाम है लोन पेयर रखने के बाद ये जो शेप आता है, इस शेप का नाम होता है सीसा। क्या नाम होता है, शीशा। इसको हम क्या बोलते हैं, सीसा, इसका सीसा नाम होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा सीसा। शेप क्या हो जाएगा, सीसा। यहाँ पे एक लोन पेयर उपस्थित है और लोन पेयर जहाँ उपस्थित हो जाता है वहाँ पे डिस्टॉर्शन होने लगता है, तनाव होने लगता है, तो मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेंज करता है। तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो तो वही रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर समेत उसको काउंट करते हैं, लेकिन जो शेप होगा उस शेप में सिर्फ बॉन्ड को काउंट करते हैं और वो क्या हो जाएगा, सीसा। यहाँ देखिए 3D में स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब सोचिए
अगर ये लोन पेयर नहीं होता, ये लोन पेयर नहीं होता तो एक फ्लोरीन यहाँ भी जुड़ा होता, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होता, तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से निकल के आता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हमने क्या फिट कर दिया, लोन पेयर। जब यहाँ लोन पेयर फिट कर दिया तो बचा कितना, अब इसको हटाएं, इसको जब हटाएंगे ये चीज बची। अब ये कैसी है, सल्फर एटम, सल्फर एटम से एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो क्या है, एक शीशा, उसको शीशा से उसका नाम दिया गया है शीशा। ठीक, जैसे गार्डन में कुछ इस तरीके का स्टैंड होता है, इस पे बच्चे झूला झूलते हैं, एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का शेप निकल के आता है। ठीक, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा, फिर से 90 अंश। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 अंश। अब यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित होने की वजह से ये वाला और ये वाले बॉन्ड थोड़े से ज्यादा झुक जाते हैं, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाता है, 101 डिग्री, 101.6 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं, एक 90 अंश और 101 डिग्री 6 मिनट या 101.6 डिग्री। तो SF4 में हमने क्या सीखा, SF4 में हमने सीखा कि SF4 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d है। SF4 का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। SF4 का जो शेप है वो क्या है, सीसा है। SF4 का जो बॉन्ड एंगल है वो जो प्लेन वाले हैं बॉन्ड दो बचे हुए हैं उनके बीच में 101.6 डिग्री होता है, और जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हैं, तो प्लेन के ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल वाले पे, प्लेन पर वाले पे के साथ बॉन्ड एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 90 अंश बनाता है। ठीक, इतनी बात हो गई SF4 में। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा मॉलिक्यूल है ClF3। ClF3 की अगर हम बात करें बच्चों, तो ClF3 की अगर हम बात करें तो ClF3 में जो क्लोरीन है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 17। हमारा सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अब 17 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें लास्ट वाले का, तो ये फ्लोरीन परिवार का है। फ्लोरीन परिवार का है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्य कोश में, इसके बाह्य कोश में हो जाएंगे 7। ठीक है, 7। तो क्या होगा, 3s2 3s2 3p5, 3s2 3p5 और क्या आ जाएगा, 3d 0, 3s2 3p5 और 3d 0। अब देखिए 3s2 को अगर हम बनाएं तो 3s2 हमारा कैसा होगा, इस तरह से। 3p5 हमारा कैसे होगा, 1 2 3 4 और 5। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3। हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं बच्चों, 3। हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं। जो क्लोरीन है ClF3 में कितना बॉन्ड बनाया है, 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। एनर्जी प्रोवाइड करा क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। एनर्जी प्रोवाइड करा के ग्राउंड स्टेट, कितने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत है, सिर्फ एक को एनर्जी देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, 3 हो जाएंगे, और 3 की हमें जरूरत है। ठीक, यहाँ हो गया ये चीज़, यहाँ हो गया ये। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ डी में चला जाएगा, तो ये वाला एक है ही, ये एक है ही, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के चला गया, डी में चला गया। तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक फ्लोरीन इसके साथ, एक फ्लोरीन इसके साथ और एक फ्लोरीन इसके साथ, तीनों के साथ क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। साझेदारी करने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ और एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे, तीनों बन जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने रूप में है, इलेक्ट्रॉन पेयर को देखा जाए तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों पहले से ही भरे हुए हैं, और ये वाले साझेदारी करने के बाद जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो इसमें कुल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, कुल ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ 1 यस 3p और 1 d, 1 यस 3p और 1 d, 1 यस 3p और 1 d। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। क्या हो जाएगा, sp3d, sp3d, sp3d हो गया। अब इस sp3d में दो क्या है पहले से उपस्थित, लोन पेयर। अच्छा बच्चों, sp3d का रेगुलर शेप क्या है, फिर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए यहाँ पे बना हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल, अब यहाँ पे सपोज करिए AB5 टाइप का होता तो एक फ्लोरीन यहाँ होता, एक फ्लोरीन यहाँ होता, लेकिन 3 ही फ्लोरीन है, 3 ही फ्लोरीन में हमें क्या फिट करना है, 2 लोन पेयर।
तो पहले हम कहाँ फिट करते हैं, प्लेन पर फिट करते हैं, जो हमारे एक ही प्लेन में है, ऐसे साइड वाले में, ऊपर और नीचे नहीं, ऊपर नीचे में ज्यादा रिपल्सन होता है, तो पहले प्लेन पे हम फिट करते हैं। तो एक प्लेन पे और एक प्लेन पे फिट करेंगे, बचेंगे कितने हमारे, 3। तो यहाँ 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर को हमने फिट कर लिया, फिर बचे कितने, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर हो गया, तो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बचे, तो एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे और एक बॉन्ड साइड में। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री नहीं होगा, 120 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर रिपल्सन करके थोड़ा दूर फैल जाएंगे। जब दूर फैलेंगे तो 120 तो रेगुलर होता था, लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में यहाँ क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। इनके बीच में रिपल्सन जब बहुत ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बहुत ज़्यादा फैल के दूर भागेगा। जब बहुत ज़्यादा दूर फैल के भागेगा तो 120 डिग्री से क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो 120 डिग्री से थोड़ा कम होता है, और ऊपर से जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इस पर भी प्रभाव डालेगा, तो थोड़ा सा ये क्या करेंगे, झुक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो सीधा होता है, सीधा ना रह के क्या करेगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। ये जो सीधा होता है, सीधा ना रह के थोड़ा सा ये लोन पेयर की वजह से झुक जाएगा। लेकिन कुछ कुछ देखा जाए तो कैसा दिख रहा है, टी की तरह। अंग्रेजी का वर्णमाला का जो लेटर होता है टी, कुछ उस तरीके का दिख रहा है, इसलिए इस शेप का नाम है टी शेप। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चर हमारा फिर से क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको टीबीपी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और जो इसका शेप होगा, शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, टी की तरह दिख रहा है तो इसका शेप हो जाएगा टी शेप, टी शेप। ठीक है बच्चों। तो ClF3 की अगर हम बात करें तो ClF3 में लोन पेयर कितने हैं बच्चों, लोन पेयर हमारे पास हैं 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो कितना है, sp3d। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका जो शेप है कैसा है, टी शेप। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा ClF3 का था। ClF3 में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 2 लोन पेयर उपस्थित होने की वजह से जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री से कम हो जाता है, और जो वर्टिकल बॉन्ड एंगल है, वर्टिकल देखा जाए तो यहाँ पे इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 अंश होता, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 190 अंश से कम हो जाएगा। ऊपर वाला भी झुकेगा, नीचे वाला भी। सीधी लाइन में होता है, जैसे एक सीधी लाइन में हम जानते हैं कि एक सीधी लाइन होती है, यहाँ पे अगर कुछ है तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अब ये थोड़ा ऊपर नीचे झुक गया है तो क्या हो जाएगा, 175 डिग्री। थोड़ा थोड़ा झुक जाएंगे तो क्या होगा, 180 से बिलो हो जाएगा। तो ये क्या है, लेस देन 180। जब 180 थोड़ा छोटा होगा तो कितना हो सकता है, 175 के आसपास। ठीक, तो ये ClF3 था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे है हमारा I3 माइनस। I3 माइनस देखिए, I3 माइनस को समझते हैं। I3 माइनस में देखा जाए वो तो अच्छा मॉलिक्यूल है I3 माइनस। I3 माइनस में अगर हम देखें तो 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन है। इसी आयोडीन में बच्चों, इसी आयोडीन में एक आयोडीन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम की तरह काम करता है। इसी आयोडीन में एक आयोडीन किस रूप में काम करता है, सेंट्रल एटम की तरह काम करता है। और 2 आयोडीन जो होते हैं वो किस रूप में काम करते हैं, 2 आयोडीन साइड एटम के रूप में काम करते हैं। अब एक आयोडीन की अगर हम बात करें, एक आयोडीन कैसा होगा, तो एक आयोडीन की अगर हम बात कर लें तो एक आयोडीन, जो आयोडीन है ये किस परिवार का है, आयोडीन हमारा किस परिवार का है, क्लोरीन परिवार का है। क्लोरीन परिवार में, और ये कौन से आवर्त में आ जाता है, तो अगर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेकेंड में ये होता है, थर्ड में ये होता है, फोर्थ में ये होता है, फिफ्थ में ये होता है, पांचवें में। तो इसका अगर हम बैलेंस सेल, अगर हम I3 माइनस है, I3 माइनस में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या है, आयोडीन है। इसका अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, 5s2 5p 5 5d, 5s2 5p5 और 5d, 5s2 5p5 और 5d। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी भूल गया, मान लीजिए याद उतना नहीं रहता, कभी भूल जाए कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से। ये हमारा फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, फिफ्थ है तो 5s 5p5d होगा, ठीक है। अब चलिए हमें क्या करना है, पहले इसको अगर हम इसका वो ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो क्या होगा, देखिए ये हो गया हमारा। 5s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 5p में 1 2 3 4 5, 5d में कोई भी नहीं। अब बच्चों देखा जाए तो I3 माइनस है, I3 माइनस में जो I3 माइनस है, इस I3 माइनस में एक हमारा सेंट्रल एटम, लेकिन 2 हमारे साइड एटम है, तो 2 है, तो 2 में से एक बात और है इसमें, हमने तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका लिखा है, आयोडीन का, लेकिन हमारा क्या दिया है, I3 माइनस दिया है। I3 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा,
तो वो इलेक्ट्रॉन किस पे बढ़ेगा, सेंट्रल एटम पे। तो हम किसका लिख रहे हैं, आई माइनस का। जब आई माइनस का लिखेंगे तो एक अभी हमने आई का लिखा है, आई का, जब आई माइनस का लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, आई माइनस का लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ गया। 5p5 है, एक इसमें कमी है, एक आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो हमने 5p6 कर दिया। अब देखिए, अब हम क्या करें, अब इसको हम कहाँ ले जाते हैं, ये हमारा कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ये चीज समझ में आई कि नहीं, आई माइनस से ये कैसे हुआ, हमारे पास आयोडीन का वैलेंस शेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 5s2 5p5 होता है, 5d0 होता है। लेकिन हम चाहिए क्या, हमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, I3 माइनस हुआ है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बढ़ा तो कहाँ, किसका, सेंट्रल एटम का बढ़ेगा। सेंट्रल एटम में 5s2 5p5 है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो 5s2 5p6 हो जाएगा। 6 का मतलब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक, ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड। इसको हम एक्साइटेड करते हैं, जब एक्साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए बच्चों ये देखिए, हमने क्या किया, चूंकि हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, एक आयोडीन सेंट्रल एटम 2 आयोडीन से जुड़ा है, और एक आयोडीन एक ही बॉन्ड बनाता ही है, तो हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दें, केवल यहाँ से यहाँ भेज दें। तो ये ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे यहाँ पर। ये कौन सा स्टेट हमारा, एक्साइटेड स्टेट। देखिए ऐसा समझ में, आई माइनस का हो जाएगा 5p6 में सब भर जाएंगे। हमने क्या किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट किया, यहाँ से यहाँ भेज दिया। हमें सिर्फ एक ही भेजने की जरूरत है, क्योंकि एक आयोडीन 2 आयोडीन को जोड़ा हुआ है, तो एक जो साइड वाले हैं एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं, तो एक एक बॉन्ड बनाते हैं। एक आयोडीन हमारा क्या करेगा, यहाँ आके बॉन्ड बना लेगा, और एक आयोडीन यहाँ आके बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ, बाकी जो 3 बचे ये 3 देखिए, ये 3 किस रूप में है, लोन पेयर के रूप में। और ये 2 हमारे कहाँ हैं, ये दो हमारा कहाँ है, बॉन्ड पेयर के रूप में। ये बॉन्ड पेयर के रूप में है, ये लोन पेयर के रूप में है। तो जो I3 माइनस बन रहा है, इसमें 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो कुल इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं ऑर्बिटल, एक s का, 3p का और 1 d का, एक s का, 3p का और 1 d का। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d। और sp3d से बनता क्या है, sp3d से हम लोग पढ़ लिए हैं, sp3d से क्या बनता है, Ab5 टाइप का है। तो क्या बनेगा, ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, इस सेंट्रल एटम से एक इधर एक इधर एक इधर और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी क्या बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर वो हमारा क्या बन गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बच्चों क्या पुट करना है, हमें लोन पेयर पहले पुट करना है। तो लोन पेयर हम पहले कहाँ पुट करते हैं, जहाँ रिपल्सन कम हो, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, प्लेन में। तो 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर हमने क्या किया, पुट कर दिया। बॉन्ड कितने बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बचा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो एक आयोडीन ऊपर हो जाएगा और एक आयोडीन नीचे हो जाएगा। तो अगर हम लोन पेयर को छिपा लें, तो देखें ये सीधा सीधा एक लाइन में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, सीधा सीधा एक लाइन में, सीधा सीधा कहाँ दिख रहा है, एक लाइन में। तो सीधा सीधा लाइन में दिख रहा है, तो क्या कहेंगे उसको, लीनियर। यानी इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर। शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, शेप इसकी क्या हो जाएगी, लीनियर। शेप हमारा लीनियर हो गया, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो कितना हो गया, sp3d। और एंगल देखा जाए तो एंगल तो इसमें 2 ही है, यही एक बॉन्ड बचा, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है, I। ये सेंट्रल एटम है, एक ऊपर एक नीचे, एक लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक, तो I3 माइनस जो है, I3 माइनस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना होगा बच्चों, sp3d। I3 माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। I3 माइनस का जो शेप होगा वो क्या होगा बच्चों, लीनियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है कैसे कैसे सब है। ठीक है, इसमें कहाँ रिपल्सन लग रहा है, कहाँ लोन पेयर है, सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी पढ़ा था, वेस्पर थ्योरी के अनुसार, वेस्पर थ्योरी का एप्लीकेशन आज पढ़ा कुछ मॉलिक्यूल्स को लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।